हेलो स्टूडेंट्स, शाश्वती शिक्षण संस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लवप्रीत सिंह आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ एग्रोन 211। और अपने खरीफ क्रॉप की बात कर रहे थे तो अपनों ने बहुत सारी 3-4 क्रॉप्स कर ली है। और आज अपने जिस क्रॉप की बात करने जा रहे हैं उस क्रॉप का नाम है मूंग, जिसे इंग्लिश में ग्रीन ग्राम और मूंग बीन के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हो गई इसके इंग्लिश नेम। अब बात करें अब इसके बॉटनिकल क्लासिफिकेशन की, तो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसका बॉटनिकल नेम है वो क्या होता है। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है विग्ना रेडिएटा। जो बॉटनिकल नेम है वो है विग्ना रेडिएटा। और जो इसकी फैमिली है आपको पता ही है कि लेग्यूम है, यानी कि फेबीबिएसी है, फेबीबिएसी यानी कि इसे लेग्यूम रेसी भी अपने लिख सकते हैं। और इसके जो क्रोमोसोम नंबर कहने का मतलब जो गुणसूत्र संख्या वो 2n बराबर 22 या 24। अब बात करें अपने इसके आगे, तो यह एक शॉर्ट डे की यानी कि क्रॉप होती है, यानी कि इसका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही छोटा होता है, लगभग 60 से 80 डेज़ का। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ लंबे चौड़े वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी सी क्रॉप है। और इसके अंदर जो पॉपुलर चीज़ रहती है वो इसका एक जो डिजीज़ है वो रहती है वो कौन सी, येलो मोज़ेक। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है उसी येलो मोज़ेक पे ही आता है और इसकी क्रॉप के बारे में कम ही पूछा जाता है। तो बात करें अब अपने वैसे अपने को सारी पढ़नी है तो अपने चलते हैं अपने पॉइंट वाइज। तो उसके बाद पॉइंट आता है अपने इसका क्लाइमेट की बात करें तो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल अपने को याद रखना है और यही क्लाइमेट लिखना है। और कहने का मतलब है अगर हिंदी में लिखें तो कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय। ये तो हो गया अपना क्या क्लाइमेट, जिसके अंदर क्या है टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अच्छी वृद्धियाँ विकास के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लेकिन यह एक ड्राईलैंड की क्रॉप है, यानी कि रेनफेड क्रॉप है, इसी कारण से यह 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान भी आसानी तक सहन कर सकती है, यानी कि इसकी टॉलरेंस क्षमता है वो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक है, तो भी अपने को कुछ ना कुछ उत्पादन दे जाती है। और शॉर्ट डे लाइफ साइकिल्स का होने के कारण इससे उत्पादन भी अधिक कुछ मिलता है। और इसको अपने एक ईयर के अंदर 2 बार इसका उत्पादन ले सकते हैं, एक सीजन के अंदर 2 बार। तो बात करें इसके बाद अपने सॉइल की, तो इसके लिए जो सॉइल है वो वही टॉपिक सभी के अंदर सेम, सैंडिलोम लोमी यानी कि बलुई दोमट या दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती है, जिसका जो पीएच मान है वो कितना होना चाहिए, 5.5 से 7.0 होना चाहिए। इसके लिए एल्यूविले यानी कि जलमग्न मृदाएं भी उपयुक्त रहती हैं, जिनके अंदर जल निकास की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो, वो मृदाएं इसके लिए उपयुक्त रहती हैं। इसके लिए ज़्यादा हैवी सॉइल की अपने को जरूरत नहीं है। ज़्यादा हैवी सॉइल होने पर इसका जो उत्पादन है वो कम होता है, क्योंकि इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण से इसके ऊपर फलियाँ कम बनती हैं। सॉइल के बाद बात आती है अपने अब इसकी जो क्या है वेराइटीज़ की। तो वेराइटीज़ की बात करें तो अपने जो पॉपुलर यहाँ पे चल रही है IPM 2-3 और एक SML यानी कि 668। तो ये जो पॉपुलर वैरायटी है जो 668 जो वैरायटी है ये ज़्यादा पॉपुलर अपने चल रही है। इसका क्वेश्चन आता है कि 668 की कौन सी वैरायटी है, तो ये मूंग की है। उसके अलावा जो वैरायटीज़ हैं वो है पंत मूंग 6। और इस बार अपने जो यहाँ पे पॉपुलर चल रही हैं उनके अंदर नाम है यमुना। जो नई वैरायटी लॉन्च हुई है उसका नाम है MH 421 जो इस समय पॉपुलर है। तो ये अपने क्या है कुछ वैरायटियाँ हैं, तो ये इनका जो अपने नाम चल रहा है जो पॉपुलर वैरायटी है। राजस्थान के अंदर गंगानगर के अंदर ये पॉपुलर वैरायटीज़ की खेती की जा रही है। अब बात करें वैरायटीज़ के बाद बात आती है अपने किसकी, सीड रेट की। अब सीड रेट की बात करें तो इसके अंदर थोड़ा सा कई लोग क्या करते हैं इसके 2 क्रॉप्स लेते हैं, तो उन दोनों के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। अगर बात करें अपने खरीफ सीजन की, यानी कि जब मानसून आता है, कहने का मतलब जून या जुलाई के अंदर अगर अपनी इसकी सोइंग करते हैं तो अपने को 12 से 16 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन अगर बात करें समर सीजन की
अगर बात करें समर सीज़न की, तो समर सीज़न की बात करें तो समर सीज़न यानी कहने का मतलब मार्च। अगर मार्च के अंदर अपनी इसकी सोइंग करनी है तो अपने को सीड की रिक्वायरमेंट रहेगी 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो ये तो क्या होगी इसकी सीड रेट। अब दोनों की बुआई करने के पश्चात आपने को क्या करना है, इसकी जो है स्पेसिंग का ध्यान रखना है, जिससे क्या है प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो जाए, जिसका अपने यील्ड पर फर्क पड़े। तो प्लांट पॉपुलेशन रहती है L/P की बात, अगर प्लांट पॉपुलेशन की बात की जाए L/P की, तो 40x10 सेंटीमीटर कहा जाए तो लाइन से लाइन की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधे से प्लांट टू प्लांट यानी कि पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर अपने इसकी रखते हैं। उसके बाद प्लांट पॉपुलेशन के बाद अपने को इसके क्या करना है, इसकी जो वीड कंट्रोल है वो करने हैं। तो वीड कंट्रोल है तो आपको पता ही है कि जब प्लांट 8 से 10 सेंटीमीटर की हाइट का हो जाता है तो उस समय फर्स्ट निराई गुड़ाई, कहने का मतलब अपने वीडिंग होइंग करते हैं। जब प्लांट कितने का हो जाए 8 से 10 दिन का या 15 से 20 डेज़ के बाद क्या करते हैं, अपने इसकी निराई गुड़ाई की जाती है। तो उसके बाद वीड कंट्रोल के बाद बात आती है अपने किसकी, अगर इरिगेशन की बात करें अब सिंचाई, तो जो इसकी फर्स्ट इरिगेशन है वो 30 से 45 दिन पर करते हैं। कब, बुआई के 30 से 45 दिन के बीच में अपने क्या इसकी पहली सिंचाई कर देते हैं। उसके बाद इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल ही है वही शॉर्ट होता है। लगभग कितने दिनों का होता है, अगर मान के चलें तो बहुत लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो वैराइटीज़ हैं उनका लाइफ साइकिल 60 से 65 या 70 डेज़ का होता है। और जो कुछ अब नई वैराइटीज़ आई हैं उनका लगभग 75 डेज़ का जो उनका लाइफ साइकिल है। तो इसके अंदर इनको सिर्फ एक ही इरिगेशन की आवश्यकता होती है, और वो भी अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो अपने को इरिगेशन की भी आवश्यकता नहीं है। अब बात करें मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र की, तो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के अंदर आपको पता है कि ये लेग्यूम की है, तो इसके अंदर अगर अपने को नाइट्रोजन नहीं देते हैं तो भी अच्छा है, अगर देते हैं तो कुछ अपना उत्पादन अधिक हो सकता है, तो अपने थोड़ी सी दे ही देते हैं 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। जो फास्फोरस है वो ज़रूर देनी है 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इसकी जो डोज रहेगी। और जो पोटाश है वो अपने नहीं देते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है अपने को पोटाश लेग्यूम के अंदर देने की। तो ये तो हो गया क्या इसका मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब बात आती है इसकी किसकी, हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग की अगर अपने बात करें तो ज़्यादातर क्या है इसकी जो है वो फलियों, कुछ क्या करते हैं इसकी फलियों की तुड़ाई करते हैं, और कुछ क्या करते हैं इसको पूरा ही काट लेते हैं। तो यानी कि अब इसकी जो फलियां हैं जब उनका कलर ग्रीन से येलो और येलो से ब्लैक हो जाए, तो जिस समय ब्लैक कलर हो जाए तो उस समय क्या इसकी हार्वेस्टिंग अपने की जाती है। उस समय क्या इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उससे पहले नहीं करते हैं। तो फलियां पकने के बाद ज़्यादा दिन बाद उसको क्या खेत में नहीं छोड़ा जाता है, और उसके क्या है फलियां जो फूल आने के फलियां आने के यानी कि कुछ ही सप्ताह बाद 3 से 4 सप्ताह बाद जो फलियां वो क्या है पकड़ी जाती हैं, और उनको अगर हो सके तो हाथों के द्वारा फलियों की तुड़ाई कर ली जाती है। और नहीं तो क्या है जो आजकल की जो वैराइटी है वो एक साथ उनके ऊपर फलियां पकती हैं तो उनको खेत में एक साथ काट लिया जाता है। उसके बाद काटने के बाद उसको खेत के अंदर छोड़ लिया जाता है। उसके बाद में उसके पावर थ्रेसर से या बैलों के द्वारा मंडाई यानी कि थ्रेसिंग या विनोइंग करके उसको क्या है अपने उसका शुद्ध दाना यानी कि ग्रेन प्राप्त कर लिया जाता है। अब बात करें किसकी उपज की, तो अगर अपने यील्ड की बात करते हैं तो जो जिसकी बुआई अपने कहाँ की थी, खरीफ सीजन की थी, तो उसके अंदर अपने को 6 से 7 क्विंटल पर हेक्टेयर दाने की प्राप्ति होती है। और जो अपने उन्हें समर सीजन के अंदर की थी उसके अंदर अपने को 11 से 13 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज की प्राप्ति होती है। तो ये अपनी क्रॉप। अब इसके अंदर जो मेन डिजीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो एक ही मेन डिजीज़ है ज़्यादातर उसी के ऊपर से क्वेश्चन आता है, और कौन से अपने को क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है। तो बात करते हैं आज अपने डिजीज़ की जो है पीला मोजेक, यानी कि जिसे येलो मोजेक डिजीज़ कहा जाता है। येलो मोजेक डिजीज़ कहते हैं। येलो मोजेक जो डिजीज़ है यह एक वायरस से होती है,
या किसी भी फंगस या उसके द्वारा नहीं होती है, होती किससे है? वायरस से। और इसको फैलाता कौन है? इसको जो फैलाता है वो कौन फैलाता है? वाइट फ्लाई के जो अडल्ट हैं वो इसको फैलाते हैं। वाइट फ्लाई के जो अडल्ट है वो इसको फैलाते हैं। फैलती वायरस से है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर जो इनका माध्यम है, जो फैक्टर है, यानी कि जो इनको फैलाने वाला है वो कौन है? वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई के अडल्ट को फैलाते हैं। ये क्या करते हैं? जब भी कोई भी वाइट फ्लाई का अडल्ट एक प्लांट पे आके बैठ जाता है तो वायरस उसके साथ चिपक जाते हैं और उसके साथ दूसरे प्लांट के ऊपर चले जाते हैं। और दूसरे प्लांट पर जाने के बाद ये क्या करते हैं? उस प्लांट की जो लीव्स हैं, उस प्लांट की जो लीव्स हैं, यानी कि कहने का मतलब है जो पत्तियां हैं, उनको येलो कर देते हैं। उनका कलर कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। इसलिए जो खेत आपको फुली येलो दिखता है वो कौन सा होता है? येलो मोज़ेक डिजीज़ से ग्रसित होता है। तो इसके ग्रसित होने के कारण जो इसकी पत्तियां हैं वो पूरी की पूरी पीली पड़ जाती हैं। और जो इनकी जो फलियां हैं उसका इफेक्ट फलियों पे भी पड़ता है। उसके अंदर क्या है, जो दाना है यानी ग्रेन है वह भी क्या पीला हो जाता है। फलियां भी क्या है, समय से पहले छोटी छोटी फलियां पकने से पहले क्या पीली हो जाती है। कई बार तो उनके अंदर दाना भी नहीं बनता है, तो जिसका इफेक्ट अपनी इल्ड पर पड़ता है। सबसे ज़्यादा नुकसान इसके द्वारा होता है। अगर एक बार यह रोग फैल जाता है तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए अपने को वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए आजकल के जो नए टेक्निकल आ रहे हैं, जैसे कि डायफेंथ्रॉन, यानी कि जो पोलो के नाम से मशहूर है, अगर बात करें रूबी के नाम से मशहूर है, उसके अलावा इथियोन जो टेक्निकल है उसका उपयोग किया जाता है। 50% जो इथियोन है उनका टेक्निकल इनका उपयोग किया जाता है। इनकी डोज रहती है 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर। इसकी डोज रहती है 2 ml पर लीटर पानी के अंदर वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अगर वाइट फ्लाई को अपने कंट्रोल कर लिया तो अपने येलो मोज़ेक डिजीज़ है वो नहीं फैलता है, यानी कि जहाँ पे है वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है, उसी प्लांट के अंदर रह जाता है, आगे नहीं फैलता है। यानी कि जो इसका वेक्टर यानी कि इसको फैलाने का जो माध्यम है वो कौन सा है? वाइट फ्लाई है। तो इस रोग को नियंत्रित करने के लिए अपने को इसको वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना होगा। उसके अलावा ये तो एक डिजीज़ भी हो गया, और उसके साथ अपना आप पेस्ट की बात करें तो इसके अंदर एक पेस्ट कंट्रोल अपना वाइट फ्लाई, यानी कि डिजीज़ और पेस्ट दोनों ही हो गए। उसके बाद पेस्ट की बात करें तो इसके अंदर ज़्यादातर एक क्या सुंडी, जिसे क्या कहा जाता है? कटवर्म कहा जाता है, उसका अटैक क्या है ज़्यादा रहता है। तो क्यों? वो फलीदार फलियों के अंदर ये कैटरपिलर होते हैं जो इसके अंदर घुस जाते हैं और क्या है, अंदर से दाने को खाना प्रारंभ कर देते हैं। तो इनके कंट्रोल के लिए मोनोक्रोटोफास और इमामेक्टिन जो प्रोक्लेम के नाम से मशहूर है, कोरोजिन जो नए साल्ट आ रहे हैं, इनका उपयोग किया जा रहा है। तो ये तो थी अपने आज की क्रॉप मूव। तो जो इसके अंदर अपना मेन पॉपुलर जो क्वेश्चन था वो है येलो डिजीज़ जो मैंने आपको बता दिया है। ओके, थैंक यू।